जी अस्सलाम वालेकुम, कैफे आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 92। आज के लेक्चर में हम चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं 21। इंतहाई आसान चैप्टर है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक ही कंसेप्ट ज़्यादा अहम है, लास्ट कंसेप्ट, लेकिन केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि वो भी केस स्टडी स्टाइल में नहीं है। क्वेश्चन ऐसे बनाता है जैसे लग रहा हो कि केस स्टडी है, असल में रिप्रोडक्शन ही होती है, और बाकी के लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट रिप्रोडक्शन के ही है। और अब आप नोट कर रहे होंगे कि जो अल्फाज जितने भी इस्तेमाल होते हैं ना किसी चैप्टर में, उन सारे अल्फाज के साथ आप ऑलरेडी कंफर्टेबल हैं, आपको पता है इनका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। आपके लिए कोई नया लफ्ज शायद पिछले कई दिनों से या पिछले कुछ चैप्टर में से कोई नया लफ्ज ऐसा नहीं होगा जो कि आपकी वोकैबुलरी में, ऑडिट की वोकैबुलरी में ऐड हुआ हो। आज का ये चैप्टर जो है 21 है। कहने को हम एक पूरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे, लेकिन असल में सिर्फ इसमें एक ही कंसेप्ट है, बाकी सारी जो आपके लिए नया है लास्ट, बाकी सारी चीजें किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप खुद फील करेंगे जब हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तसल्ली के साथ इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने कोई आज डिस्कशन भी नहीं रखी केस स्टडी की। हाँ, जो इस चैप्टर के क्वेश्चन हो गए वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। प्रीवियस चैप्टर्स के आज डिस्कशन नहीं है केस स्टडी। अच्छा, कल के बारे में सुन लें, कल हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है, ताकि नेक्स्ट संडे हतुल इम्कान कोशिश ये है कि वो हमें ऑन ना करना पड़े और नेक्स्ट सैटरडे हमारा लास्ट हो लेक्चर। मैंने कल बैठ के हिसाब किताब लगाया। अच्छा, हाँ, टाइम वही होगा जो प्रीवियस संडे को था, 12 से 3 बजे तक का लगभग। 12 से जी, बिरयानी की कमिटमेंट कोई नहीं है। कितने स्टूडेंट FR2 भी पढ़ रहे हैं? उतरा साहब से FR2 भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, चलिए बहरहाल स्टार्ट करते हैं चैप्टर 21। बाकी के कंसेप्ट तो आप जैसे तैसे सुने। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4, इसमें एक एक लफ्ज बड़े ध्यान से सुनना है। 4, ठीक है, इसमें ट्रिकी पॉइंट है। दो रास्ते निकलते हैं, एक रास्ते का 0 नंबर है, एक के पासिंग मार्क्स मिलेंगे, और फर्क सिर्फ एक लफ्ज का आएगा रिक्वायरमेंट में, जो आपको ये बताएगा कि आपने किस चैप्टर की तरफ जाना है। जैसे आपको बताया ना, एक लफ्ज मैंने आपको यहाँ बताया, टू आइडेंटिफाई और ऑन या आफ्टर आइडेंटिफिकेशन, ये एक लफ्ज पूरे कंसेप्ट को बताता है। बाज़ मतलब यहाँ क्वेश्चन की उसकी स्टेटमेंट से भी अंदाजा हो जाता है कि वो पहले वाले प्रोसीजर पूछ रहा है कि बाद वाले, लेकिन बाज़ एक लफ्ज ऐसा होता है रिक्वायरमेंट में, जब वो चेंज होता है तो हमारा आंसर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में भी ऐसा होगा। चैप्टर क्या है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। इसमें सिखा क्या रहा है? इसमें सिखा ये रहा है, जो अगर मैं सारे चैप्टर का समझ मगज आपके सामने रखूं तो ये होगा कि ऑडिटर ने जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं उनको डॉक्यूमेंट जरूर करना है। हमारे प्रोफेशन में, प्रैक्टिस में, स्टैंडर्ड में किताबों में नहीं लिखा, लेकिन हमारे सीनियर हमें बताया करते थे रूल कि समथिंग नॉट डॉक्यूमेंटेड इज समथिंग नॉट डन। अगर आपने कोई काम किया है लेकिन उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया तो कोई भी पर्सन नहीं मानेगा कि आपने वो काम किया है। लेकिन अगर इसी तरह वाइस वर्सा, अगर कोई काम नहीं किया लेकिन डॉक्यूमेंट कर लिया है तो एज्यूम ये किया जाएगा, अनलेस प्रूवन अदरवाइज, एज्यूम ये किया जाएगा कि आपने वो काम किया है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समटाइम काम करना इतना अहम नहीं होता, और डॉक्यूमेंट करना उसको ज्यादा अहम होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन हर तरह की हो सकती है, एंगेजमेंट लेटर से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक। एंगेजमेंट लेटर हमारा पहला डॉक्यूमेंट होता है और ऑडिट रिपोर्ट हमारा आखिरी डॉक्यूमेंट होता है, बल्कि बाद में मैनेजमेंट लेटर भी देते हैं, लेटर ऑफ वीकनेस रिपोर्ट के बाद। तो ये दरमियान में भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आती हैं उन सबको भी हम रिटन फॉर्म में अपने पास नोट डाउन करते हैं। ठीक है, इवन हमारी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं अगर आपकी क्लाइंट के साथ ज़बानी कलामी मीटिंग हो ना, उनको भी आपने डॉक्यूमेंट करना है। कैसे? वापस आके जो भी मिनट्स हैं उस मीटिंग के मिनट्स प्रिपेयर करने आते हैं ना, सुना होगा आपने मिनट्स क्या होते हैं, वो मिनट्स की शक्ल में उसकी समरी बना के अपने पास नोट कर लें ताकि बाद में चीज़ों को भूल ना जाए। तो ये टॉपिक आपको बताएगा कि डॉक्यूमेंटेशन के रूल्स क्या है, कुछ असूल क्या है। अगर सारे स्टैंडर्ड को मैं एक लफ्ज में बताऊं तो वो ये है, जो प्रोसीजर आपने परफॉर्म करना है उसको डॉक्यूमेंट भी करना है। इस पूरे स्टैंडर्ड में, पूरे चैप्टर में वो आपको अमूमी तौर पर प्रोसीजर आप देखेंगे कोई नहीं है, होता ना जो आप प्रोसीजर परफॉर्म करते थे सेल्स का, ये प्रोसीजर को नहीं बताएगा, सिर्फ सारा जोर किसके ऊपर होगा? डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। डॉक्यूमेंट करना है, कैसे करना है, कब करना है, और अगर डॉक्यूमेंट क्यों करना है, और अगर कभी डॉक्यूमेंट किया और बाद में उसको चेंज करने की जरूरत पड़ी तो वो चेंज कैसे करना है। क्या हम डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कब से शुरू करते हैं? जब से एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं तब से। कब तक करते रहते हैं? ऑडिट रिपोर्ट साइन होने तक। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 यहीं से शुरू होगा। क्या ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं? ये अजीब चीज है, इसको हम डिस्कस करें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में। बहरहाल क्या क्या डिस्कस करना है? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, पर्पस मकसद क्या होंगे, रिटेंशन, जो काम का असूल होगा वो आपको बता दूंगा। जो रट्टे वाला होगा ना सिर्फ समझा के तो मैं आगे निकल जाऊंगा। सिर्फ जो काम की बात होगी ना केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं टिक लगवाऊंगा। ठीक है, रट्टे वाली कोई वैसे अगर चीज अहम हुई तो अंडरलाइन करवा दूंगा, वरना भी। ऑडिट डॉक्यूमेंट, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या सीखेंगे? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, मकसद क्या है इसका, और रिटेन कब तक करना है। ठीक है, कंपनी लॉ तो रिक्वायर करता है ना, जो कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, कंपनी ने, वो तो 10 साल तक करनी होती है। ऑडिटर ने जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी है वो टाइम पीरियड क्या है, वो रिटेंशन में पड़ेंगे, वो 10 साल नहीं है। ठीक है, वो कम है। फिर हम स्टडी करेंगे ऑडिट फाइल एंड एग्जांपल। एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? ऑडिट फाइल दो बड़ी टाइप्स होती हैं डॉक्यूमेंट्स की,
एक करंट फाइल बोलते हैं, को परमानेंट फाइल बोलते हैं। और एग्जांपल्स क्या समय करंट परमानेंट नहीं, एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे भाई, कोई भी एग्जांपल जो आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। एंगेजमेंट लेटर डॉक्यूमेंट की एग्जांपल है, कंफर्मेशन लेटर डॉक्यूमेंट की एग्जांपल है, ऑडिट प्लान ऑडिट स्ट्रेटजी नया डॉक्यूमेंट की एग्जांपल है, जो प्रोसीजर आपने परफॉर्म किया डॉक्यूमेंटेशन की एग्जांपल है, रिप्रेजेंटेशन लेटर डॉक्यूमेंटेशन की एग्जांपल है, क्लाइंट का कोई रिकॉर्ड आपने चेक किया जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसकी कॉपी अपने पास लगाना डॉक्यूमेंटेशन की एग्जांपल है, सेल इनवॉइस परचेज इनवॉइस कॉन्ट्रैक्ट पढ़े आपने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के मिनट्स देखे अप्रूवल के तौर पे, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन की एग्जांपल्स हैं। फिर फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के शक्लो सूरत कैसी होनी चाहिए, इसके रूल्स स्टडी करेंगे। ये थोड़ा सा कह लें कि थोड़ा सा टेक्निकल है, 1 और 2 आप पढ़ते जाए ना खुद से भी तो समझ लग जाएगी, 4 की समझ नहीं लगेगी। 3 में भी कुछ चीजें टेक्निकल है समझने वाली, एक प्रिंसिपल है कि डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने का असूल क्या होता है। और लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट स्टडी करेंगे हम चेंजेस इन डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये वाला सारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 से 3 है ना, ये सारे का सारा एक्सेप्टेंस से लेके ऑडिट रिपोर्ट साइन होने तक के असूल है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 to 3। जो 4 है ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना हो, ये वो स्टडी करेंगे। तो पहले सबसे पहले ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या इसे वर्किंग पेपर भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन कह रहे हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन रीच्ड। ऑडिटर ने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए, इन प्रोसीजर से जो एविडेंस मिला, उस एविडेंस से वो जिस नतीजे पे पहुंचा के मिस स्टेटमेंट है या नहीं, स्कोप लिमिटेशन है या नहीं, यही कंक्लूजन होता है ना, इसे हम कहते हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन या वर्किंग पेपर। क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? रिटन रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड एंड कंक्लूजन रीच्ड बाय ऑडिटर। इसमें कोई प्रॉब्लम मुश्किल बात? फिर कह रहे हैं पर्पस क्या है, मकसद क्या है, डॉक्यूमेंटेशन किस लिए प्रिपेयर करते हैं? इसका बड़ा मकसद एक ही होता है। आपने ऑडिट रिपोर्ट में भी एक लाइन स्टडी की होगी कि वी हैव ऑब्टेन्ड एविडेंस, ठीक है। तो इसका बड़ा पर्पस यही होता है, ये इस बात का सबूत होता है कि ऑडिटर ने जितने भी आईएसएस लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर लिया, उनके मुताबिक ऑडिट किया और सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया है, जिसकी बेस पे वो ओपिनियन देने जा रहा है। प्राइमरी पर्पस यही है क्या कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन से साबित होता है ऑडिटर हैज एप्रोप्रिएट बेसिस फॉर ओपिनियन इन ऑडिट रिपोर्ट एंड अचीवमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस। तो ऑडिटर ने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन की है कि नहीं की, ये कैसे साबित होता है? डॉक्यूमेंटेशन से। डॉक्यूमेंटेशन होगी तो इसका मतलब प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करी। डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव किया रीजनेबल एश्योरेंस, चाहे बागडोर जितनी मर्जी करते रहे। और दूसरा ऑडिट आईएसए और लीगल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक प्लान एंड परफॉर्म हुआ है, ये कैसे पता चलता है? आपने ऑडिट स्ट्रेटजी प्रिपेयर प्लानिंग की, प्लानिंग में ऑडिट स्ट्रेटजी प्रिपेयर की कि नहीं, स्ट्रेटजी दिखाएंगे तो पता चलेगा। प्लानिंग की थी कि नहीं, ये ऑडिट प्लान दिखाएंगे तो पता चलेगा। प्रोसीजर परफॉर्म किए कि नहीं, वर्किंग पेपर्स दिखाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन इसके कुछ एडिशनल पर्पस भी होते हैं। प्रैक्टिस में सबसे बड़ा पर्पस जो होता है ना वर्किंग पेपर का, सबसे बड़ा वो होता है रिटेन ए रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कंटिन्यूअस सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट। फ्यूचर ऑडिट के लिए भी ये सिग्निफिकेंट होते हैं, बाज़ औक़ात फ्यूचर ऑडिट में भी काम आ जाते हैं। और फ्यूचर ऑडिट में प्रैक्टिस में कैसे काम आते हैं भाई? सीनियर से पूछें कई दफा, हर सीनियर ऐसे नहीं करता लेकिन कई सीनियर, सर इस दफा हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है? कहता है जाओ पिछले साल हमने वर्किंग पेपर डॉक्यूमेंट किए थे, फाइल खोलो, उसमें देखो जो प्रोसीजर परफॉर्म हुआ वो कर लो। आप बताइए इस अप्रोच में क्या गलती है? क्या गलती है भाई? ये हर साल के प्रोसीजर उस साल की रिस्क असेसमेंट, उस साल की स्ट्रेटजी और उस साल के ऑडिट प्लान के मुताबिक डिसाइड होने चाहिए। पिछले साल के प्रोसीजर पिछले साल की रिस्क असेसमेंट के बेस पर डिसाइड हुए थे। अगर वही प्रोसीजर इस साल परफॉर्म करते हैं तो आप एज्यूम कर रहे हैं कि इस साल भी रिस्क वही है जो लास्ट ईयर में था। हालांकि हो सकता है सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाए, मैनेजमेंट चेंज हो जाए, ट्रांजैक्शन की नेचर चेंज हो जाए, कुछ नई ट्रांजैक्शन की, कुछ पुरानी जो थी वो क्विट कर दी। तो इसीलिए हर साल रिस्क असेसमेंट अलग से होनी चाहिए। आप फ्यूचर ईयर में स्टैंडर्ड मना नहीं करते, लेकिन स्टैंडर्ड कहते हैं एज ए रेफरेंस के तौर पर उसको यूज करें कि पता चले पिछले साल कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से मिली थी, हमने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया था, एविडेंस क्या मिला था। बाज़ औक़ात पिछले साल का एविडेंस इस साल के लिए रेलेवेंट भी हो जाता है। जैसे लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ 5 साल के लिए, वो एक दफा एग्रीमेंट लिया आपने, लेकिन वो अगले 4-5 साल तो उसी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन होगी। लेकिन ब्लाइंडली उसको फॉलो करना ये गलत है। और क्या बेनिफिट्स हैं कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस के अलावा? असिस्ट एंगेजमेंट इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? पता चलता है किस पर हर पर्सन जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है ना, फॉर्म में रूल होता है। हर पेज के ऊपर आपने जिसने परफॉर्म किया प्रोसीजर, कब परफॉर्म किया, डेट, जिसने रिव्यू किया, नाम, कब रिव्यू किया, डेट, ये लिखना होता है ताकि कल को पता चले प्रोसीजर सही परफॉर्म नहीं हुआ था ना, तो जिसका नाम ऊपर लिखा होगा वो काउंटेबल होगा। आपने जब हमने स्टॉक काउंट की इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी तो उसमें ये पढ़ा होगा कि नेम ऊपर लिखा होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी डिटरमिन करने के लिए। ये वही चीज की तरफ इशारा कर रहा है। फिर ऑडिट आपके वर्किंग पेपर होंगे तो पता चलेगा कि प्रॉपर्ली ऑडिट प्लानर परफॉर्म हुआ है कि नहीं। वर्किंग पेपर होंगे तो पता चलेगा डायरेक्शन सुपरिटेंडेंट रिव्यू हुई कि नहीं। वर्किंग पेपर होंगे तो पता चलेगा क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू सही परफॉर्म किया क्या नहीं।
अब ये प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस क्या है? प्लानिंग तो स्ट्रेटजी चैप्टर 9, ठीक है। परफॉर्मेंस क्या है? प्लान के मुताबिक प्रोसीजर परफॉर्म करना। चैप्टर 9 में हमने प्लानिंग सीखी थी और चैप्टर 10, 11, 12 में उस प्लानिंग की परफॉर्मेंस सीखी थी। याद है ऑडिट प्लान में ये होता है ना प्रोसीजर जो परफॉर्म करने, और 10, 11, 12 में वो प्रोसीजर थे, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंडिंग प्रोसीजर, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट होती हैं। डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू। डायरेक्शन का मतलब क्या है? पहले बताना, काम करने से पहले गाइड करना, कैसे काम करना है। सुपरविजन का मतलब क्या है? काम करने के साथ साथ चेक करते रहना सही काम हो रहा है कि नहीं। और रिव्यू का मतलब क्या है? काम होने के बाद। अब प्रैक्टिस में बात क्या होता है, सीनियर आखिरी दिन आ जाता है, रिव्यू करवाओ, ना डायरेक्शन की ना सुपरविजन की, और बाद में जूनियर की क्लास हो रही होती है कि भाई तुमने ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना था, ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना था। हालांकि पहले उनकी जिम्मेदारी थी सीनियर की, भाई जूनियर तो जूनियर है, इतना उसे पता होता, डायरेक्ट पार्टनर ना भर्ती हो जाता, उसको डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू की जरूरत होती है। लेकिन बात स्टैंडर्ड कहता है कि सारी जिम्मेदारी, अब ये रिटन फॉर्म में होगा ना तो इस बात का सबूत होगा कि वाकई प्रॉपर्ली प्लानिंग भी हुई थी कि नहीं, सुपरविजन हुई थी कि नहीं, रिव्यू हुआ था कि नहीं। 3 अल्फाज है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तीनों में फर्क। रिव्यू, रिव्यू एंगेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। रिव्यू क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, रिव्यू एंगेजमेंट। फर्म में स्ट्रक्चर होता है, जैसे पार्टनर है, पार्टनर के नीचे मैनेजर, मैनेजर के नीचे ट्रेनी स्टूडेंट्स। तो रूल ये होता है टीम के अंदर ही, एक ही टीम के अंदर जूनियर का काम सीनियर रिव्यू करेगा, सीनियर का काम मैनेजर रिव्यू करेगा, मैनेजर का काम पार्टनर रिव्यू। जब टीम के अंदर ही सीनियर पर्सन किसी जूनियर लेवल के काम को चेक करता है, इसे कहते हैं रिव्यू। सिर्फ रिव्यू, सिंगल वर्ड रिव्यू। क्लियर हो गया? क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या होता है कि जब सारी एंगेजमेंट टीम ने अपना काम कर लिया तो एक ऐसा पर्सन जो एंगेजमेंट टीम में शामिल नहीं था वो अलग से आए, इंडिपेंडेंट हो, और चेक करे कि क्या एंगेजमेंट टीम ने काम सही किया है कि नहीं। इसे कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ये आपको याद हो तो जब कोड ऑफ एथिक्स में जहां जहां थ्रेट्स हुआ करते थे ना, ज्यादा जहां पे बड़ा छोटा वहां पे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आता था, ये चेक करने के लिए। एंगेजमेंट टीम का ऐसा नहीं होता था, ये वही है। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में पूरा चैप्टर है हमारा एक, वो आप देखिए, क्या कोई चैप्टर है जो रिमेनिंग चैप्टर हमारे रह गए हैं? क्वालिटी कंट्रोल, हाँ जी, क्वालिटी आधे घंटे का चैप्टर है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगा कि आधे घंटे। आप कहेंगे नहीं सर ये 4-5 सफ़े है, आप कैसे कह सकते हैं आधा घंटा? अंदाजा है। देखें, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में आपने ये नहीं सीखना कि काम करना क्या है, आपने सिर्फ ये सीखना है काम जो ऑलरेडी किया हुआ है चेक कैसे करना है। कोई नई चीज नहीं होगी, इक्का दुक्का शायद होगी, इसलिए मैंने आधा घंटा कर दिया। लेकिन ये बात आप नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? नहीं, आपको लगेगा नहीं सर ये दिखने में तो 3-4 सफ़े ऐसे है ना, ये आधे घंटे का कैसे हो? इसलिए बड़ी मुश्किल से फिर इस आधे घंटे को 1.5 घंटे में लेके जाते हैं, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि सही पढ़ाया। वरना आप कहेंगे नहीं सर आपने एंड पे आके ना भागम भाग कर दिए। एंड में एक दिन ऐसा आया था आपने ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, इसलिए इसको भी, परसेप्शन को भी तो मेंटेन करना होता है ना। तो इसीलिए बात कुछ चैप्टर्स होते हैं उनको जबरदस्ती हम ज्यादा टाइम, जैसे इसको भी बातों बातों में कर दिया होगा, तसल्ली से पढ़ा रहा हूं मैं। तो ये दो हो गए, रिव्यू हो गया और क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। समझ आ गया? क्यों, कौन सा चैप्टर है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू? 23। ये समझ आ गया 23 में क्या डिस्कस होना है कि जो सारा काम किया है वो देख। इसकी केस स्टडी वो है सबसे आसान, पूरे ऑडिट में सबसे आसान क्वालिटी कंट्रोल। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि पूरी ऑडिट में वो कोई भी चीज आपसे पूछ के कहेगा बताओ टीम ने ये काम किया सही किया कि नहीं, तो हमने ये देखना होगा, ठीक है, कि उसने सही काम किया। जैसे एक जगह पे कह देगा सिग्निफिकेंट डेटर्स थे, उसने कंफर्मेशन भेजी नहीं, हम कहेंगे नहीं भेजनी चाहिए थी, तो अच्छी क्वालिटी था ना। बहरहाल ये है क्वालिटी कंट्रोल, ये समझ आ गया। एक और टर्म है रिव्यू एंगेजमेंट। हाँ, रिव्यू एंगेजमेंट टाइप ऑफ एंगेज जॉब डिफरेंट है। ये लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है रिव्यू, ये ऑडिट से ही हटके है, ये अपने आप में एक पूरी जॉब है। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू अपने आप में पूरी जॉब नहीं है, वो एक एग्जिस्टिंग जॉब को चेक करना कि सारे बड़े बड़े प्रोसीजर ठीक हो गए, कोई ब्लंडर तो नहीं मारा किसी ने। ये है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, ये अलग से कोई जॉब नहीं है, ये ऑडिट जॉब का ही छोटा सा रीचेकिंग है। लेकिन रिव्यू एंगेजमेंट अलग था। एश्योरेंस एंगेजमेंट की 2 टाइप्स बताई थी ना, रीजनेबल एश्योरेंस और लिमिटेड एश्योरेंस का भी। तो ये जो लिमिटेड एश्योरेंस है ना, ये है रिव्यू। ये भी देखे क्या है, हमने पढ़ा ना, देखें। और ये भी 1 दिन की जॉब, 1 दिन का चैप्टर है। कैसे सुन ले, लेकिन मैंने इसे 2 नहीं बल्कि कोशिश करूंगा 3 दिन में पढ़ाऊं। पहले सुन ले ताकि आपको जस्टिफाई हो जाए कि मैं क्यों कह रहा हूं 2 दिन। रिव्यू एंगेजमेंट में आपने ये नहीं पढ़ना कि क्या क्या काम करेंगे, रिव्यू एंगेजमेंट में ये पढ़ेंगे आप कि क्या क्या काम नहीं करना, क्योंकि रिव्यू में प्रोसीजर वही होंगे जो ऑडिट वाले हैं, सिर्फ कम होंगे। नया प्रोसीजर कोई भी नहीं आएगा, मेरी जिम्मेदारी मेरी। आया तो आप बता दीजिएगा सर ये नई चीज आ गई, खुद कॉमन सेंस से। भाई रिव्यू में ज्यादा प्रोसीजर होते हैं क्या ऑडिट में, क्योंकि लेवल ऑफ एश्योरेंस आ गया उसमें। तो जब ऑडिट के हमने सारे प्रोसीजर पढ़ लिए तो रिव्यू में क्या करने हैं आपको प्रोसीजर नहीं, उसमें सिर्फ यही होगा भैया उधर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन थी ना, इधर करने की जरूरत नहीं है। क्यों आप पूछोगे सर क्यों, हमने तो ये बड़ा अहम, क्यों लिमिटेड एश्योरेंस है। उधर वो एजिंग ऑफ रिसीवेबल, एजिंग ऑफ डेटर, एजिंग ऑफ क्रेडिटर चेक करते थे ना, ऑडिट में प्रोसीजर होता है ना, रिव्यू में नहीं जरूरत। क्यों, बस यानी मैं ये पढ़ाऊंगा आपको कि ये काम ना करो और ये बड़े बड़े काम कर लो, बस काम सिखाऊंगा नहीं।
जैसे अगर फर्ज कीजिए, मिसाल दे रहा हूं, कंफर्मेशन लेटर भेजना हुआ ना, अव्वल तो कम ही करते हैं हम, तो मैं सिर्फ ये बताऊंगा कंफर्मेशन लेटर भेज दो। कंफर्मेशन लेटर की टाइप्स क्या होती हैं, असर्शन कौन सी होती है, जब भेजेंगे जवाब आया नहीं आया क्या करना है, एक चीज भी नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? इसीलिए रिव्यू एंगेजमेंट एक दिन भी पता है किस लिए है, उसकी रिपोर्ट पढ़ानी है आपको, तो पूरा लेक्चर उस रिपोर्ट पे लगना। लेकिन फिर भी एक दिन में नहीं करवाऊंगा मैं, हाँ दो पूरी कोशिश होगी मेरी 3 दिन में, नहीं तो नहीं आप कहेंगे सर ने एंड पे तेज बढ़ाया, कहेंगे मैं नहीं बढ़ाऊं। चले आगे चलते हैं। अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल। हाँ, आईटी वाले चैप्टर में आधी चीजें नहीं आधी पुरानी है, लेकिन वो मैं कल बताऊंगा, उसके बारे में आज डिस्कशन नहीं कर रहा। अच्छा, ये कुछ कह रहे ऑडिट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना जरूरी है, ये तो आपको इससे समझ आ गई ना। जब मर्जी प्रिपेयर कर लें कि टाइमली प्रिपेयर करना जरूरी है। टाइमली डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे वो मोर एक्यूरेट होंगे। उस्ताद जब लेक्चर पढ़ा रहा है साथ साथ नोट बनाना, डॉक्यूमेंट करना ज्यादा एक्यूरेट होता है, बेहतर होता है कि घर जाके साथ घर जाके तो आधी चीजें भूल जाएंगे। वो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव की कंडीशन बताई होंगी, घर जाके आप लिख रहे होंगे पॉजिटिव की कंडीशन थी। साथ नोट करते जाए ना तो वो सही एक्यूरेट यही बता रहा है। ऊपर वाले बताया डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर क्यों करनी है, और एंड में क्या कहा, टाइमली, यानी साथ मीटिंग हुई है ना, उसके मिनट्स बनाने हैं। तो ये नहीं है कि जुम्मा जब शाम हो गई है पीर को आगे बनाएंगे, नहीं। तो आधा घंटा उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लगा के पीर को 1 घंटा चाहे तो, हाँ लेट आ जाएगा सीनियर से पूछ के। ये अहम है केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको स्टैटिक मार्क करें। ओनरशिप, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रिटेंशन को केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा कंसेप्ट अहम है। ओनरशिप, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये जो पढ़ाने जा रहा हूं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट पार्ट ऑफ काउंटिंग रिकॉर्ड, इट इज द प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑफ ऑडिटर। अकाउंटिंग रिकॉर्ड कंपनी का ओनरशिप है, लेकिन जो ऑडिट वर्किंग पेपर है ऑडिटर ने बनाया। बाज़ औक़ात मैनेजमेंट कहती है सर ये भी हमें दे दीजिए, हमसे ही पूछताछ करके तो सारे रिकॉर्ड बनाए आपने। हम कहेंगे बनाए तो हमने है ना। तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किसकी ओनरशिप है, ऑडिटर की। अगर कंपनी कहे मुझे दे दो, ऑडिटर की मर्जी है, चाहे प्रोवाइड करे चाहे ना, कंपनी जबरदस्ती नहीं ले सकती। हाँ जी, पैसे नहीं। ऑडिटर, लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है ऑडिटर ओनर है ना, तो उसका ये मतलब नहीं ऑडिटर जो मर्जी करे। ऑडिटर कॉपी करवा के स्टॉक एक्सचेंज में बांटता फिरे। ये अगले हफ्ते जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आनी है ना, देखो मैं ओनर हूं ना, मैं जिसको मर्जी गिफ्ट दे दूं, ये मैं आपको गिफ्ट दे रहा, ऐसे कर सकता है? किस प्रिंसिपल की वायलेशन है? ऑडिटर ओनरशिप, पहला रूल ऑडिटर ओनर है। दूसरा रूल, लेकिन उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी है। नंबर 1 कॉन्फिडेंशियलिटी, नंबर 2 रिटेंशन प्रिंसिपल फॉलो करना, रिटेन करना, संभाल के रखना है। कितने अरसे तक? कॉन्फिडेंशियल भी रखना है और रिटेन भी रखना है। 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट और ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज लेटर। ये जो ग्रुप ऑडिटर्स रिपोर्ट विच एवर इज लेटर है, इसके ऊपर आपने गौर नहीं करना, ये हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है ग्रुप ऑडिट। वैसे जिन स्टूडेंट्स ने अकाउंटिंग पढ़ी या कंसोलिडेशन का कंसेप्ट पढ़ा तो उनको याद होगा कि इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट होता है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट। कॉमन सेंस की बात है, दोनों में से कौन सा बाद में होता है? यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट को बोलते हैं ग्रुप ऑडिट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट का बोलते हैं। तो इसका मतलब है वर्किंग पेपर अगर तो आपका सिंगल क्लाइंट है तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट के 5 साल तक, और अगर ग्रुप है तो सिंगल और ग्रुप विच एवर इज, जो कि प्रैक्टिकली ग्रुप वाला ही होता है लेटर। भाई ये बात समझ आ गई, ठीक है? तो कह रहा है हर फर्म की अपनी पॉलिसीज हैं कि रिटेंशन, कुछ फर्म अपनी पॉलिसी का जिक्र उसने क्यों किया, कुछ ज्यादा करना चाहे तो ज्यादा कर ले, ठीक है? जैसे मैं एक जगह पढ़ा था कि कुछ फर्म में ये प्रैक्टिस होती है कि वो 5 साल जब पूरे हो जाते हैं ना, तो डिस्पोज करने से पहले अपने क्लाइंट से पूछ लेते हैं, सर हम इनको डिस्पोज करने लगे हैं, आपने अगर मजीद इनको संभाल के रखवाना है तो बता दीजिए, उसकी फीस आपको देनी पड़ेगी। स्टोरेज करना होता है ना, तो अगर क्लाइंट फीस देने को तैयार हो जाए तो 5 साल से ज्यादा अपनी पॉलिसी एंड प्रोसीजर। लेकिन स्टैंडर्ड की तरफ से रिक्वायरमेंट कितनी है? ये बात समझ आ गई? ये हमारा पहला कंसेप्ट था। खुद बताइए, इसमें इजी चीजें थी, पढ़ते ज्यादातर चीजें तो रिपीट होने वाली, मतलब पहले पढ़े हुए थे आपने, जो कोई चीज नई थी भी तो वो इजी थी, पढ़ते समझ आ गई। 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव तक कैसे होगा? तीसरे में थोड़ा सा कंसेप्ट है, 4th वाला है हमें, लेकिन फिलहाल आगे चलते हैं। ऑडिट फाइल क्या है भैया? क्या पढ़ा दिया आपको, बात जिसमें एक होता है वर्किंग, आपने कंप्यूटर इस्तेमाल किया हो ना अगर, तो उसके अंदर एक टर्म होती है फोल्डर, एक होती है फाइल। क्या फर्क होता है दोनों में? पीआरसी में फोल्डर जनरल होता है, वो एक जगह है, स्टोरेज मीडिया, जिसमें सारे आप अपने फाइल्स बना, डिफरेंट टाइप्स की फाइल होती है। फाइल की कोई एक्सेल की फाइल है, कोई वर्ड की फाइल है, कोई पावर पॉइंट की फाइल है, किसी के एंड पे लिखा होता है .mp3, किसी के एंड पे लिखा होता है .mp4, जेपीजी। बिल्कुल ठीक है, तो यही कह रहा है ऑडिट। तो लेकिन हमारे ऑडिट में वो जो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, जो स्टोरेज मीडिया होता है ना, जिसमें सारी चीजें रखी जाती हैं, उसे कहते हैं फाइल, फोल्डर नहीं, फाइल, ऑडिट फाइल। और उस फाइल के अंदर जो इंडिविजुअल वर्किंग पेपर्स होते हैं वो वर्किंग पेपर्स कहलाते हैं। जैसे अगर इन्होंने कंफर्मेशन सारी 10 लेटर को कंफर्मेशन भेजी, कंफर्मेशन का जवाब आया और वो इस बैग के अंदर उन्होंने 10 लेटर कंफर्मेशन लेटर डाल दिया, तो ये जो बैग है ये कहलाता है ऑडिट फाइल, स्टोरेज मीडिया जिसके अंदर चीजें मौजूद है। और वो इंडिविजुअल कंफर्मेशन लेटर क्या कहलाते हैं? वर्किंग पेपर। वर्किंग पेपर्स की एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं बताइए? एग्जांपल बताएं जी, बताएं, वर्किंग पेपर की एग्जांपल बताएं।
कंफर्मेशन लेटर और ये तो मैंने बता दिया, रिप्रेजेंटेशन लेटर शाबाश, और लेटर ऑफ वीकनेस, और अच्छा एक मैं एग्जांपल बताऊंगा, एक्सप्लेन आपने करनी है। क्यूमुलेटिव एरर शेड्यूल है कोई इस तरह के, क्या है ये, जिसमें क्या लिखा होता है, क्यूमुलेटिव एरर शेड्यूल कंफर्मेशन में पढ़ा था, जिसमें अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट लिखी जाती है। ऐसी लिस्ट है जिसमें अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट लिखी जाती है। क्यों अनकरेक्टेड? क्योंकि इमटेरियल है। तो अगर इमटेरियल है तो उन्हें इस लिस्ट में लिखा क्यों जाता है, ताकि एंड पे जाके देख ले एग्रीगेट मटेरियल तो नहीं हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम, ले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 भी हो गया, लेकिन इतनी जल्दी मैंने करवाना नहीं था। हाँ रीड करे, शाबाश, ये अच्छा, फटाफट रीड करे इसको, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 भी रीड करे, 2 भी करे, और एंड पे जो क्वेश्चंस हैं इनको पढ़े, क्वेश्चन समझ आ गए मतलब कंसेप्ट समझ आ गया, एंड पे क्वेश्चन 1 भी पढ़ना है, 1 और 2 दोनों पढ़े, शाबाश, तसल्ली से पढ़े, कोई जल्दी नहीं। पढ़ ले, मैं पढ़ने को बोला है। रीडिंग कर लिया आपने? चलिए, ये भाईजान ने आके मेरे से पूछा, सर ऑडिट का पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाए बताइए। मैंने कहा एक है प्रिंसिपल यानी रूल, प्रिंसिपल या रूल, मोटा मोटा रूल, और एक है फैक्टर्स। इसने कहा सर नहीं समझ आई। मैंने कहा रूल का मतलब यह है सिंगल रूल जो ज्यादा अहम है, कि पेपर ऐसा करना है कि जो दूसरी तरफ बंदा आपका पेपर चेक करने के लिए बैठा हो उसे पता चल जाए आपने किस सवाल का जवाब क्या लिखा है, क्या कहना चाहते हैं, और क्या क्या टर्म यूज की हैं, यह पता चल जाए उसको, यानी उसको समझ आ जाए आपने क्या लिखा है। यह है रूल। फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स थोड़े डिटेल होते हैं, एग्जांपल्स क्या लें इनको, कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कैलकुलेशंस होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें कैलकुलेशन नहीं सिर्फ थ्योरी होगी। तो पहला फैक्टर ध्यान में रखना कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। अगर रिस्क असेसमेंट वाला हुआ तो कैलकुलेशन भी शो करवानी होगी, रिस्क असेसमेंट फिगर्स, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वाला। और अगर इंटरनल कंट्रोल वीकनेस वाला या सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाला हुआ तो आपको कैलकुलेशन नहीं बल्कि लिखना पड़ेगा उसको, लेकिन सिर्फ डिटेल लिखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ नेचर ही रेलिवेंट फैक्टर नहीं है ये डिसाइड करने में कि पेपर कैसा है। मार्क्स भी अहम है, मार्क्स कम है तो कम लिखना होगा, मार्क्स ज्यादा है तो ज्यादा लिखना होगा, ठीक है, टाइम भी वगैरह वगैरह। इसी तरह अगर कोई आपसे आके पूछे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है कि सर ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करनी है, आपने कहा हमने मान लिया करेंगे प्रिपेयर, लेकिन ऑर्डर डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए, जरा इसके फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट पे तो रोशनी डालें। फॉर्म मतलब इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कंटेंट इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्सटेंट कम के ज्यादा हो। हमने कहा अच्छा ठीक है, एक तुम्हें बताते हैं प्रिंसिपल और एक बताते हैं फैक्टर्स। पहले क्या बताएं? प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को नाम दिया गया है एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर प्रिंसिपल। ये ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करने का प्रिंसिपल है, रूल है। ये क्या बताता है कि आपने अगर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, पहले इसको कंसेप्चुअली समझ लें। ये कहता है जी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपने ऐसे मेंटेन करनी है कि कोई ऐसा पर्सन जिसका आपके एंगेजमेंट टीम से कनेक्शन नहीं है वो आपके वर्किंग पेपर को पढ़े और उसे पता चल जाए क्या कहना क्या चाह रहा है, क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया, क्या एविडेंस ऑब्टेन किया, किस कंक्लूजन पे पहुंचे। वही जो डॉक्यूमेंटेशन की डेफिनेशन में था, क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, क्या एविडेंस, क्या और अगर कोई बड़ा मसला आया था सिग्निफिकेंट मैटर तो वो क्या आया, ये पता चल जाए। ये इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये जो उन्होंने रूल बनाया ना, बेंचमार्क सेट किया है, वो ऐसा पर्सन सेट किया है जो है तो हमारे प्रोफेशन का ही, लेकिन करंट टीम से इसका ताल्लुक, क्योंकि करंट टीम से इसका ताल्लुक होता ना तो आधी चीजें इसे वो भी पता होती जो नहीं लिखी हुई है। बात आधी लिखी होती है पूरी समझ आता, क्योंकि टीम का हिस्सा था। जो टीम का हिस्सा था उसको बहुत सी बातें तो जुबानी कलाम याद होती है ना, वो तो थोड़ी चीज भी लिखी हो तो समझ आता है सारी कहानी। तो इसीलिए स्टैंडर्ड को क्या बनाया गया कि आपका वर्किंग पेपर का फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट कैसी होनी चाहिए, ऐसी
कि आपकी एंगेजमेंट टीम से बाहर का बंदा, अच्छा एंगेजमेंट टीम से बाहर का बंदा हो, ऑडिट प्रोफेशन से बाहर का बंदा ना हो, वरना तो उसे मटेरियलिटी की समझ नहीं आएगी, रीजनेबल एश्योरेंस की समझ नहीं आएगी उसको ये अल्फाज कम्युनिटी वायरस शेड्यूल कहां समझ आने हैं, प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट कहां समझ आनी है उसको। टीम से बाहर का बंदा हैविंग नो कनेक्शन विद द टीम, ऑनगोइंग ऑडिट, लेकिन हो हमारे ऑडिट प्रोफेशन का, इसीलिए नाम क्या दिया गया, एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल, नॉन ऑडिटर प्रिंसिपल नहीं, एक्सपीरियंस यानी जिसने कोई 2-4 ऑडिट किए हो, प्रैक्टिस में उसको पता हो एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, कंफर्मेशन लेटर क्या है, रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या है, लेटर ऑफ वीकनेस क्या है। भी एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल समझ आया, इसको पढ़ के देखते हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये तो प्रैक्टिस का टर्म है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी जो भी देखे पढ़े समझ, पूछना ना पड़े कि क्या किया है, देख के ये रूल है। हमारे सीनियर हमें बताते थे डॉक्यूमेंट ऐसे, इसने तो थोड़ा टेक्निकल अल्फाज में बोला ना, सीनियर हमारे क्या करते थे, डॉक्यूमेंट ऐसे बनाओ जिसको सामने भी रखे ना, उसे आपसे ना पूछना पड़े क्या लिखा हुआ है, हर चीज उधर ही एक्सप्लेन हो। ये भी यही बात कर रहा है, लेकिन थोड़े मुश्किल अल्फाज में, कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शैल बी सफिशिएंट टू एनेबल एन एक्सपीरियंस ऑडिटर, यानी उसने 2-4 ऑडिट पहले किए हो, उसे जनरली सारे प्रोसेस का पता हो, हैविंग नो प्रीवियस कनेक्शन विद ऑनगोइंग ऑडिट, लेकिन इस ऑडिट के साथ कनेक्शन नहीं है उसका, टू अंडरस्टैंड, ताकि वो अंडरस्टैंड कर ले क्या प्रोसीजर क्या परफॉर्म किया, एविडेंस क्या ऑब्टेन किया, कंक्लूजन कैसे पहुंचे और सिग्निफिकेंट मैटर क्या है। ठीक है, असल में ना ये उसने क्लियरली नहीं लिखा, लेकिन वो इशारा कर रहा है कि जब बाद में आईकैप की टीम आके क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करेगी ना, तो उस वक्त आपको पास बैठा होने की जरूरत नहीं है, वो आपके वर्किंग पेपर ऐसे हों कि वो देखते जाए, उन्हें पता चल जाए क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया है, क्या कंक्लूजन है, एविडेंस क्या था। क्लियर, ये तो क्या प्रिंसिपल, लेकिन फैक्टर्स क्या हैं जिन पे फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन डिपेंड करते हैं। फैक्टर क्या है, रिस्क, इसमें है पूरा फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट, लेकिन फोकस किस पे करना है आपने, एक्सटेंट पे, कम क्या ज्यादा, एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किस पे डिपेंड करती है, रिस्क पे, मतलब रिस्क ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा, रिस्क कम डॉक्यूमेंटेशन कम। साइज एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं बड़ा क्लाइंट है, कंप्लेक्स है, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा, इजी है। ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स यूज, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर यूज किए हैं वो सॉफ्ट फॉर्म में होंगे, डॉक्यूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं किए, प्रैक्टिस में मुझे बताइए फर्म कैसे काम करती होंगी सॉफ्टवेयर के जरिए से, इट डिपेंड्स, दोनों ऑप्शंस हैं। स्टैंडर्ड ने कहीं पे भी वो कहता है प्रोसीजर परफॉर्म करो, चाहे कंप्यूटर के जरिए से कहो चाहे, तो कुछ फर्म में जाएंगे तो आपको लैपटॉप फर्म देगी, कुछ फर्म में जाएंगे तो बेहतर है खुद से ले ले, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर पे काम करेंगे आप ही का फायदा है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है तो फिर रहने दे भाईजान, फिर खुद ही कर लीजिएगा। हाँ, तो फिर नेचर एंड सिग्निफिकेंट प्रोसीजर परफॉर्म, एविडेंस ऑब्टेन्ड, एक्सेप्शन, यानी प्रोसीजर ज्यादा है, एक्सेप्शन ज्यादा आ गई, एविडेंस ज्यादा ऑब्टेन करना है, सिग्निफिकेंट चीजें हैं प्रोसीजर एविडेंस, तो डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। ये एक्सपीरियंस ऑडिटर प्रिंसिपल अच्छा प्रिंसिपल था, ये कोई नहीं है, सिंपल पढ़ते जाए समझ आ जाते, ये चीजें हैं तो ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं तो कम, खत्म कहानी। अब आया ना ये इन्फॉर्मेशन दैट शुड बी इंक्लूडेड, कंटेंट, ये बेसिकली रिलेट करता है, ये जो नेक्स्ट पैरा पढ़ा कंटेंट, कि एक वर्किंग पेपर के ऊपर कितनी चीजें होनी चाहिए। गैस कीजिए कि एक वर्किंग पेपर आपकी फर्म का है, आपको हिंट देता हूं, कोई भी वर्किंग पेपर है ना उसके ऊपर इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान के किसी भी कोने में गिरा हुआ है, वहां से उठ के आपकी फर्म की रेलिवेंट क्लाइंट के रेलिवेंट फाइल के रेलिवेंट हिस्से पे लग जाए। रूल ये, बताइए उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले फर्म का नाम, पता चले पाकिस्तान में इतनी फर्म्स है, कौन सी फर्म है, शाबाश। और क्लाइंट का नाम, उस फर्म के बहुत से क्लाइंट होंगे, पता चले कौन सा क्लाइंट है। ईयर एंड, उस कंपनी हो सकता है 2-3 साल 4 साल से ऑडिट चला रहा हो, तो किस साल का डॉक्यूमेंट है ये लिखा होगा, फर्म नेम, क्लाइंट नेम और ईयर एंड। तो एरिया, असर्शन, प्रोसीजर, कंक्लूजन, फोन नंबर नहीं, फोन नंबर लिखा किसी के जरूरत, फोन नंबर किसका हो, पार्टनर का, सबका होना चाहिए, हर वर्किंग पेपर पे सारी टीम का फोन नंबर होना चाहिए। घर क्या कहते हैं, मैं ऑडिट सीखने जा रहा हूँ, ये पता नहीं कौन सी, फोन नंबर कोई नहीं है, कोई नहीं होना फोन नंबर, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है आपकी, कोई नहीं। और बताए पेज नंबर, सुभान अल्लाह, बिल्कुल ठीक है, इसे रेफरेंस भी बोलते हैं, रेफरेंस नंबर, पेज नंबर। और सैंपलिंग, कौन सा एरिया था, इसका सैंपल कैसे सिलेक्ट किया, क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए, किस नतीजे पे पहुंचे, असर्शन कौन सी वेरीफाई की, एरिया, एरिया की असर्शन, असर्शन के लिए प्रोसीजर, प्रोसीजर के लिए सैंपल कैसे सिलेक्ट किया, उसके बाद किस रिजल्ट पे पहुंचे, ये सारी चीजें, ये स्पेसिफिकली टेक्निकल है। सबसे अहम चीज तो आप भूल ही गए, किसने प्रिपेयर किया, कब किया, किसने रिव्यू किया, कब किया, ये ताकि जहां मिला है ना गिरा हुआ, पार्टनर का आपका क्या ख्याल है, पार्टनर उसको ऐसे ही जाके तो चुप करके फाइल में लगा देगा, ना 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 ना, ट्रेनिंग नहीं करनी उसकी, कि संभाल के रखना था वर्किंग पेपर्स को। तो कैसे पता चलेगा किसकी किसकी क्लास करनी है, उसके ऊपर नाम लिखा होगा, किसने प्रिपेयर किया, किसने, दोनों को बुला लिया जाएगा। किसने प्रिपेयर किया उसकी तो क्लास होगी, जिसने रिव्यू किया वो चूंकि सीनियर है, तो जूनियर जो भी गलती करता है सीनियर ही की जिम्मेदारी भी होती है, ऐसा ही है। हाँ जी, तो ये देखिए एक दफा जरा इन्फॉर्मेशन दैट शुड बी इंक्लूडेड ऑन एवरी वर्किंग पेपर, पढ़ के देखें कि यही कोई चीज रह तो नहीं गई, पढ़ के देखें।
अब अगर आईकैप ने केस स्टडी दी, आपको वर्किंग पेपर दे दिया, उसमें कुछ चीजें हुई कुछ ना हुई, तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे कि कौन सी चीजें होनी चाहिए थी, नहीं है कि ढूंढ लेंगे? जिसने प्रिपेयर किया उसका नाम नहीं लिखा होगा तो ढूंढ लेंगे। ऑडिट ट्रिक्स क्या है? शाबाश, ऑडिट ट्रिक्स क्या है ये सुन लें। ऑडिट ट्रिक होते हैं, मैं देख लूं अगर इस बुक में कहीं पे मुझे आसानी से मिल जाए। क्वेश्चन नहीं होती, वो तो क्वेश्चन है ना। हाँ, इसी चैप्टर 21 में आ जाए, पेज 337। इसमें देखिए 10 आई कैप की, आपको याद है, आपने नोट किया होगा कि हम, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हमारी बुक पढ़ते हैं कुछ आई कैप की, तो हम आई कैप की बुक के साथ भी क्रॉस मैच करवाते हैं कि एक कंसेप्ट आई कैप की बुक में किधर है और क्वेश्चन बैंक में कौन सा क्वेश्चन। इसमें देखिए आई कैप के क्वेश्चन बैंक रेफरेंस आ रहे हैं चैप्टर 21। इसमें एक क्वेश्चन है 108C, उसके आगे स्टेरिक मार्क लगा हुआ है। ये स्टेरिक मार्क कहलाता है सिंबल। सिंबल और भी बहुत सी शक्ल के हो सकते हैं, वो टिक मार्क भी हो सकता है, वो क्रॉस भी हो सकता है, दिल भी हो सकता है। वैसे मैंने अपनी फॉर्म में कभी ये दिल वाला नहीं देखा था, लेकिन बार हो सकता है, उसने आगे एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। यानी असल चीज ये नहीं है सिंबल कौन सा यूज करते हैं, असल चीज ये है आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि इसका मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे स्टेरिक मार्क अगर नीचे कुछ भी ना लिखा होता तो आप कंफ्यूज हो जाते कि बाकी सब में तो नहीं है, इसके साथ क्यों है। तो कोई कोई इन्फॉर्मेशन को वो नीचे एक्सप्लेन करना है, क्या केस है। अगर ये मैंने, यानी ये केस स्टडी वाला, बाकी सारे वाले सवाल थे, अगर मैं ये ना लिखता यहाँ पे तो आप कंफ्यूज हो जाते कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत थी? मैं ये जो अल्फाज है ना, रिप्रेजेंट केस स्टडी, ये 108C के साथ भी तो लिख सकता था, दिस इज केस स्टडी लिख सकता था, लेकिन क्यों प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब होती। वो ये जो डब्बा है ना, लिखने की कोशिश की है मैंने, वो इतना वो बड़ा हो जाता है डब्बा, प्रेजेंटेशन डिस्टर्ब हो जाती है, इसीलिए सिंबल्स को यूज किया जाता है। इसे ऑडिट सिंबल भी बोलते हैं, ऑडिट ट्रिक भी बोलते हैं। रूल सुन लें, ऑडिट ट्रिक जितने मर्जी इस्तेमाल करें, जो मर्जी इस्तेमाल करें, कोई रोक टोक नहीं है, इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन रूल क्या है? जो इस्तेमाल किया है ना, एक्सप्लेन करना है, ये शो किस चीज को कर रहा है। क्लियर हो गया ऑडिट ट्रिक या सिंबल? और ये किनका था? और कोई क्वेश्चन पूछ ले, अभी बड़ा टाइम है, जल्दी ना क्लास खत्म हो जाए। और पूछ ले, नहीं करनी खींच के लेके जाओ, वरना आप कहेंगे सर ने जल्दी पढ़ा दिया। पढ़ लिया आपने, चले अब चलते हैं फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 की तरफ। बजाय ये कि हम टाइम जाया करें, हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, एंड पे रिपीट कर लेंगे, ठीक है जी। सुन लें, ये सारे जो आपने रूल पढ़े हैं ना, ये एंगेजमेंट के स्टार्ट से ऑडिट रिपोर्ट साइन होने तक के रूल्स हैं। डॉक्यूमेंट्स बनने भी इसी वक्त चाहिए। मैं आपसे पूछूं, भाई आप नोट्स बनाते हैं ना, ये एक तरह से आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, जो ऑडिट के नोट्स आपने बना रहे हैं ना, ये आपकी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है एक तरह से। कब से कब तक बनानी चाहिए? आप कहेंगे सर हम पहले दिन से, जब से पहली क्लास होती है ना, एक्सेप्ट करते हैं एंगेजमेंट, यानी क्लास में एडमिशन लेते हैं, तब से लेके जब तक पेपर नहीं हो जाता, तब तक नोट्स बनाते रहते हैं। भाई ऐसा ही है, कोई ना कोई केस स्टडी कर रहे होंगे, कोई ना कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो ये डॉक्यूमेंटेशन तो थ्रू आउट द ऑडिट बनती रहती है। कब तक? जब तक पेपर ना हो जाए। अमूमी तौर पे जब पेपर हो जाए उसके बाद कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होनी चाहिए नॉर्मली, नहीं कोई जरूरत ही नहीं। भाई जिस मकसद के लिए सारा कुछ काम का वो काम हो गया, तो फिर क्या फायदा ही कोई नहीं अब, क्योंकि पेपर तो हो गया। ऐसा थोड़ी है पेपर आ गया, ओ वो सब्सिक्वेंट इवेंट की केस स्टडी रह गई थी, वो अभी कर लेते हैं, पेपर दें, ऐसा थोड़ी रह गई थी तो रह गई, अगर आना था तो आ गया, नहीं आना था तो नहीं होगा, प्रोसीजर परफॉर्म नहीं ना करेंगे। यानी रूल ये है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर होनी चाहिए ऑडिट रिपोर्ट तक। ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई, उसके बाद नो न्यू प्रोसीजर, नो न्यू डॉक्यूमेंटेशन। फॉलो कर रहे हैं? ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई, उसके बाद ना कोई नया प्रोसीजर परफॉर्म होगा, ना ही नया डॉक्यूमेंट बनेगा। फिर से रूल क्या है? मेन रूल जहां से ये कंसेप्ट निकलेगा कि एक दफा ऑडिट रिपोर्ट साइन हो जाए, उसके बाद नो न्यू प्रोसीजर, नो न्यू डॉक्यूमेंट, प्रोसीजर नहीं डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंटेशन नहीं तो प्रोसीजर भी नहीं। ये है रूल। एग्जाम में कहेगा इसकी एक्सेप्शन बताइए, यानी बच्चे बताइए कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद साइन होने के बाद वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें नए डॉक्यूमेंट्स बन सकते हैं या नए प्रोसीजर परफॉर्म हो सकते हैं। यहां पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स का चेंज होना, प्रोसीजर का परफॉर्म होना, इन दोनों में फर्क है। ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन सी वाली चीज है? प्रोसीजर परफॉर्म होना, वो ज्यादा। प्रोसीजर परफॉर्म होंगे तो डॉक्यूमेंट्स भी चेंज होगी, ये दोनों चीजें होंगी, लेकिन बाजू का सिर्फ डॉक्यूमेंट चेंज होते हैं, प्रोसीजर परफॉर्म नहीं होते। तो हमने पहले इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया इस कंसेप्ट, किस कंसेप्ट को? कि चेंजेस इन डॉक्यूमेंटेशन आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट। हेडिंग पढ़े, चेंजेस क्या कहना चाह रहा है? ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद, ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद क्या डॉक्यूमेंट्स में चेंज किया जा सकता है? ऑडिट सवाल क्या है? ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद क्या डॉक्यूमेंट्स में चेंज किया जा सकता है? अमूमी तौर पर नहीं। अच्छा, चेंज से मुराद ऐड करना, डिलीट करना, उसमें अल्टरेशन करना, ये सारी शामिल है। हो सकता है, इसका जवाब है नॉर्मली नहीं, लेकिन कुछ सिचुएशन में हो सकता है। वो सिचुएशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पहली सिचुएशन, इफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस अराइज आफ्टर ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद
ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, उसके बाद कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन आ जाए। एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या होती है? एक ही, जैसे कोई स्टूडेंट जिसने ऑडिट की तैयारी की, डॉक्यूमेंट्स बनाई, पेपर दिया, पेपर देने के बाद अमूमी तौर पे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको मजीद वो चेंज, मजीद सवाल प्रैक्टिस नहीं करता, कि मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करता है, लेकिन एक एक्सेप्शनल सिचुएशन आ जाए फिर करने पड़ते हैं। वो क्या? ऑडिट फेल हो जाए। तो प्रैक्टिस में भी एक्सेप्शनल सिचुएशन वही कहते हैं, ऑडिट फेल हो जाए। फिर का मतलब क्या कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर पता चले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट थी जो पहले आइडेंटिफाई नहीं कर सके, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? रात गई बात गई, अब जाने तो रिपोर्ट साइन कर दी, अब अगले साल ये, या अच्छा ऑडिटर होने के नाते मिस स्टेटमेंट को करेक्ट करवाना चाहिए। करवाना कह रहा हूं, करना नहीं कह रहा, हाँ, क्योंकि खुद नहीं, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी फाइनेंशियल। फिर से ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद क्या डॉक्यूमेंट्स में चेंज हो सकते हैं? बिल्कुल, दो पॉसिबिलिटीज है। पहले एक्सेप्शनल केस, दूसरा रूटीन का केस। एक्सेप्शनल केस पहले, और एक्सेप्शनल केस क्या होता है? अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई मिस स्टेटमेंट सामने आ जाए, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट सामने आ जाए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होना चाहिए था लेकिन नहीं है। अगर ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद आपको पता चले कोई मिस स्टेटमेंट थी, सेल्स ओवरस्टेटेड थी, पता चले कोई सब्सिक्वेंट इवेंट था, डेटर बैड डेट हो गए थे ईयर एंड के बाद लेकिन नहीं एडजस्ट हुए, तो क्या प्रोसीजर दोबारा लिखने चाहिए, परफॉर्म करने चाहिए? बिल्कुल, प्रोसीजर दोबारा परफॉर्म होंगे। लेकिन यहां पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन से प्रोसीजर परफॉर्म होंगे, यहां पे सिर्फ ये बता रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन में आपने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, नए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, न्यू कंक्लूजन ड्रा करेंगे, हो सकता है आपकी ऑडिट रिपोर्ट भी रिवाइज हो जाए। ये सारी चीजें बता रहा हूं। डॉक्यूमेंट्स पे क्या इफेक्ट आएगा ये बता रहा हूं, स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं ये नहीं बता रहा। नोट कर रहे हैं? अगर ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद पता चले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट थी, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट था जो बाद में पता चल गया था, पहले पता बाद में चला, क्या हम अपने डॉक्यूमेंटेशन को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। हमने क्या करना है सुन ले। स्टेप नंबर 1 कह रहा है स्पेसिफिक रीजन फॉर मेकिंग चेंज। रीजन लिखो, चेंज क्यों कर रहे हो? रिपोर्ट तो साइन कर दी, चेंज क्यों कर रहे हो? लिखेंगे मिस स्टेटमेंट है इस वजह से चेंज, सब्सिक्वेंट इवेंट है इस वजह से चेंज कर, रीजन। फिर क्या लिखना है? जो प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वो लिखने हैं। इन प्रोसीजर से क्या एविडेंस मिला, किस कंक्लूजन पे पहुंचे, और रिपोर्ट रिवाइज तो नहीं हो रही, ये चीजें लिखेंगे। आप नोट करें, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि हमने न्यू और एडिशनल प्रोसीजर लिखने हैं, ये नहीं बता रहा प्रोसीजर कौन से होंगे, क्यों भला, वो कंसेप्ट अलग है, वो चैप्टर 20 में पढ़ना है कि एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या होंगे। ये डॉक्यूमेंटेशन वाला चैप्टर है, इसमें मैं सिर्फ ये बता रहा हूं प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट करना है। वो प्रोसीजर परफॉर्म कौन कौन से करने हैं, समझ? दो चीजें हैं, एक है प्रोसीजर परफॉर्म करने कौन कौन से, एक है डॉक्यूमेंट क्या क्या करना है। ये सबसे अहम कंसेप्ट है जो मैं आपको स्टार्ट में बोला था। अगर क्वेश्चन में कहे ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट या मिस स्टेटमेंट सामने आई है, क्वेश्चन में कहे कब, ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिस स्टेटमेंट आई है, तो आपने देख लेना है रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है। अगर वो कह रहा है ना रिक्वायरमेंट में ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो फिर वो प्रोसीजर पूछ रहा है, वो सब्सिक्वेंट इवेंट चैप्टर 20 का क्वेश्चन है। और अगर कहे बताओ ऑडिटर डॉक्यूमेंट क्या क्या करेगा, तो फिर वो चैप्टर 21 का क्वेश्चन। अभी बात समझ आई? बहुत, इस पूरे चैप्टर की सबसे टेक्निकल बात ये है कि अगर क्वेश्चन के अंदर उसने कहा ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई मिस स्टेटमेंट या सब्सिक्वेंट इवेंट है, तो हमने क्या लिखना है, इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट में कहता है कि बताओ ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, रिपोर्ट के बाद मिस स्टेटमेंट सामने, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, तो ये क्वेश्चन चैप्टर 20 का जो भी हमने पढ़ना है। और अगर कहे मुझे बताओ डॉक्यूमेंट क्या क्या करोगे, फिर चैप्टर 21 डॉक्यूमेंटेशन का। और डॉक्यूमेंट क्या क्या करेंगे, रीजन कि भाई क्या हुआ कि सारी फाइल दोबारा खुल गई है, हम तो क्लोज कर चुके थे, दफन कर चुके, रीजन। फिर प्रोसीजर क्या परफॉर्म किया, क्या एविडेंस ऑब्टेन किया, किस नतीजे पे पहुंचे, और फिर जनरल रिक्वायरमेंट क्या, हु मेड दैट, किसने चेंज किया, कब किया, किसने रिव्यू किया, कब किया, अकाउंटेबिलिटी के लिए है ये चीज। एक्सेप्शनल केस समझ आ गया? ये है एक्सेप्शनल केस। अब आ जाए रूटीन। ये एग्जांपल समझ आ गया कि नहीं? ये सबसे अहम एग्जांपल है, एक दफा पढ़ लें, मेरी तसल्ली नहीं हुई, आपको 2 मिनट दिए, जल्दी नहीं है, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं 5 मिनट कहते हैं 5 मिनट देता हूं इसको पढ़, लेकिन फिर इसको पढ़े एक्सेप्शनल, 5 मिनट ले ले, शाबाश। हाँ जी, एक्सेप्शनल यही हो गया। एक्सेप्शनल की 2 एग्जांपल है। यहाँ तो बाद में पता चला मिस स्टेटमेंट थी, या बाद में सब्सिक्वेंट इवेंट भी असल में मिस स्टेटमेंट ही होती है, लेकिन केस स्टडी में पूछा, क्योंकि अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ था जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है। तो अगर मिस स्टेटमेंट भी लेके चले ना कि बाद में पता चला ऑडिट फाइनेंशियल में मिस स्टेटेड है, तो क्या ऑडिटर चुप करके बैठ जाए कि दोबारा ऑडिट खोल ले? ये कंसेप्ट एक्सेप्शन। तो कहते करो भाई, ओपिनियन भी चेंज हो सकता है। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 में, इससे आगे ना सोचें, इससे आगे की बातें आप चैप्टर 20 में चले जाएं, फिर चैप्टर 20 डिस्कस होना शुरू हो जाएगा, जो मैंने नहीं करना, नहीं करना। पढ़ लिया आपने? शाबाश। अच्छा अब सुने,
अब रूटीन वाला केस आ गया, ये मेरी तसल्ली हो गई, ये ज्यादा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एक लफ्ज समझ आ गया ना, इसके साथ 3 स्टाइरिक मार्क कर ले, 3। अब है रूटीन नेचर का चेंज। रूटीन नेचर चेंज को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। क्या कहते हैं? नहीं रहना। इस कंसेप्ट को समझने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि जो ऑडिट रिपोर्ट जिस दिन साइन होती है ना, उससे पिछली रात टीम के क्या हालात होते हैं, क्या भागदौड़ हो रही होती है, वो सामने हो ना एक दफा, फिर समझ आएगा ये क्या लिखा हुआ है। उस वक्त ऐसी भागदौड़, हर एक को ऐसे जैसे कि मौत का फरिश्ता नजर, मतलब पार्टनर बैठा होता है, सारी टीम उस वक्त बैठे बैठे, वैसे पूरी ऑडिट में तरतीब से रिव्यू चलते हैं, तो भाई आज इसका रिव्यू है, कल इसका रिव्यू है, परसों इसका रिव्यू है। वो उस दिन चूंकि आपको पता है एंड में हमने पढ़ा था ओवरऑल एनालिटिकल प्रोसीजर में पढ़ा था, एंड में पार्टनर ने ओवरऑल कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है। उस वक्त पार्टनर के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, सुबह ऑडिट रिपोर्ट देनी है, हालांकि अलग अलग सबका एरिया चेक कर चुका है, अब ओवरऑल चेकिंग कर रहा होता है। उस वक्त किसी की भी बारी आ सकती है, चलते चलते एकदम कहेगा हाँ भाई परचेज वाले फिक्स एसेट्स किसने किया, फिक्स एसेट्स ने किया, लाओ भाई इसमें क्या ये बड़ी चीजें परचेज हुई थी, क्या काम किया तुमने? एक बार सर मैंने डेप्रिसिएशन चेक किया, अच्छा डेप्रिसिएशन चेक की थी, ठीक थी, हाँ बिल्कुल ठीक है। फॉरेन एक्सपेंसिव वाला कौन है? ये भाई है, हाँ बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में आ रही थी, आ रही थी। अच्छा जो फिक्स एसेट के शेड्यूल में शो हो रही है और जो इनकम स्टेटमेंट में आ रही है, क्या वो दोनों सेम है? ये चेक करो, ये चीज चेक होनी चाहिए। कोई एलोकेशन अगर बाद का डेप्रिसिएशन एक एसेट फिक्स एसेट ना, दो जगह पे यूज और ऑफिस में भी फैक्ट्री में भी उसकी एलोकेशन करनी होती है, एलोकेशन ठीक। वो किसी भी वक्त कोई भी सवाल पूछ सकता है, कहता है मेरे को वर्किंग पेपर दिखाओ, गैस कीजिए उस वक्त हम काम क्या तरतीब से कर रहे होते हैं। कि पार्टनर ने फिक्स एसेट के बारे में पूछा, हमने कहा ठीक है सर ये फिक्स एसेट का पेज है, पार्टनर का अच्छा ये लो फिक्स एसेट वापस सेल्स का पेज दिखाओ, हम कह सर ठहर जाए, पहले हम ये फिक्स एसेट का पेज उसकी फाइल में उसके रेलिवेंट सेक्शन में जो पेज नंबर के लिहाज से जगह बनती है उधर लगा ले, फिर आपको दूसरा पेज दिखाते हैं, थोड़ा इंतजार करें, रुके जरा। पार्टनर रुकेगा? उस वक्त होता है बस पार्टनर जो कह रहा है ना एविडेंस वो शो करवा दो, इसको तरतीब आगे पीछे होती है हो जाए, ठीक है। इधर का वर्किंग पेपर उस फाइल में लग गया, उसका वर्किंग पेपर उस फाइल में लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे हर सुबह पेपर है, तो आपने कभी ये चैप्टर जेन में इसकी रिवीजन करनी है, इसका सवाल देखना, वो सवाल देखा, तो उसके बाद क्या उसको दूसरे चैप्टर जेन में आ गया, अच्छा इसकी भी रिवीजन करनी है, तो पहले वाला चैप्टर ध्यान से तरतीब से उसकी जगह पे रख के अलमारी में तसल्ली से फिर दूसरे नोट्स निकालते हैं। नहीं, वो कमरे में ऐसा होता है आखिरी दिन, वैसे पूरा सेशन आप तरतीब से सफाई सुथराई के साथ पढ़ते रहोगे, आखिरी दिन में ये इधर नोट्स उधर कॉपी इधर पेज, कभी लूज पेज, ये 1 पेज आ रहा है, ये वो लेटर था, ये सर ने ये दिया था, वो इसी तरह चल रहा था ना। फिर आप क्या अमूमी तौर पे रूल देखिए, पेपर देने के बाद आप कोई काम नहीं करते, लेकिन एक काम फिर भी करते हैं हर पेपर के बाद, क्या तरतीब से लगा के नोट्स को फाइल बना के उसको डोरी के साथ बांध के बोरे में डाल देते हैं। ये जो उसे बोरे में डालना है ये है एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस, यही वो बता रहा है। कह रहा है कि हर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं हमें पता है आखिरी जो 2-4 दिन होते हैं टीम पे थोड़े सख्त होते हैं, तो उसमें चीजें तरतीब से नहीं लग रही होती। बात ऐसा होता है वर्किंग पेपर प्रिपेयर करते हैं ना, प्रिपेयर कर लेते हैं लेकिन उसको साइन नहीं करते, साइन ऑफ नहीं करते, हालांकि प्रोसीजर परफॉर्म हो गया, एविडेंस ऑब्टेन हो गया, साइन नहीं किया, कोई फॉर्मेलिटी अभी तो निपटाएं, साइन बाद में कर लेंगे। तो इस तरह की जो छोटी मोटी चेंजेस होती हैं, बड़े प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, छोटी मोटी चेंजेस रह गई एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की। स्टैंडर्ड कहते हैं हमें पता है अपनी फाइल को तरतीब से लगा के बोरे में बंद करने के लिए हम आपको टाइम देते हैं 60 दिन का। 60 दिन अच्छा खासा टाइम होता है। हमारी फर्म में जो बड़ा क्लाइंट होता था ना, तो उसमें प्रैक्टिस होती थी कि बड़ा क्लाइंट लेट शेडिंग ज्यादा होती थी, रिपोर्ट साइन होगी, 3-3, 4-4 दिन की छुट्टी मिल गई, जाओ। उसके बाद आके कहते थे अगले 2-3 दिन में भी काम कम नहीं होता था, भाई सिर्फ फाइल्स अपनी सीधी बदली कर लें, तरतीब लगा लें, अरेंजमेंट कर लें, कहीं पे कोई पेज नंबर नहीं लिखा हुआ पेज नंबर लिख लें, साइन नहीं हुए साइन कर दें। इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस। नए प्रोसीजर परफॉर्म नहीं हुए, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स में ही चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमें टाइम देते हैं नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद 60 डेज, ये वैसे फर्म के पॉलिसी पे डिपेंड करता है, कम ज्यादा कर सकती है फर्म, लेकिन नॉर्मली क्या 60 डेज को हम कहते थे फाइल असेंबली पीरियड, जिसमें फाइल असेंबल होती है। क्या होती है? जैसे गाड़ी असेंबल होती है ना, पुर्जे सारे जापान से आ गए, पाकिस्तान में सिर्फ उनको जोड़ना है, जोड़ने को असेंबलिंग कहते हैं ना। मैन्युफैक्चरिंग वो चीज है, मैन्युफैक्चरिंग में चीजें बन रही होती हैं, असेंबलिंग में क्या होता है ऑलरेडी बनी हुई है पर जोड़ रही है, सीधा कर रहे हैं, तरतीब वगैरह लगा रहे हैं। तो ये फाइल असेंबली पीरियड है, ये कितना होता है? 60 डेज का। इस 60 डेज में क्या करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस करते हैं। कौन सी करते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस। एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की रूटीन की, एक होती है एक्सेप्शनल नेचर की चेंजेस, वो हम पढ़ चुके हैं पिछला कंसेप्ट। ये एक्सेप्शनल नेचर की चेंजेस कौन सी है? एग्जाम में अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव का लफ्ज बोल दिया ना उसने, तो समझ लीजिएगा रूटीन वाली बात कर रहा है, यानी इंतजाम करना उसका, तरतीब से लगानी। तो अब जो चेंज हो रही है ये कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस। कब हो रही है? ड्यूरिंग फाइल असेंबली पीरियड। इस कंसेप्ट में और जो पहले कंसेप्ट पढ़ा इसमें क्या फर्क है? ये नॉर्मल है, वो एक्सेप्शनल थी, या यूं कह ले टेक्निकली बात करते हैं, वो एक्सेप्शनल थी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज है, ये फर्क है। आगे पीछे उस कंसेप्ट में क्या फर्क है? वो एक्सेप्शनल था, एडमिनिस्ट्रेटिव है।
हाँ, इसमें कोई नया प्रोसीजर नहीं है, इसमें कोई नया प्रोसीजर नहीं है, उसमें नया प्रोसीजर। और इसी के अंदर ऊपर नीचे में क्या फर्क है? ये है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज ड्यूरिंग फाइल असेंबली पीरियड, और ये नीचे वाला क्या है? इसका मतलब है ऑडिट रिपोर्ट के बाद टोटल 3 तरह की चेंजेस हो सकती हैं। केस स्टडी के अंदर आपने यही देखना है, या तो एक्सेप्शनल होंगी या एडमिनिस्ट्रेटिव होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव है तो मजीद क्या देखना है? ड्यूरिंग असेंबली, फाइल असेंबली पीरियड। और फाइल असेंबली पीरियड क्या होता है? 60 डे, वैसे फर्म के डिपेंड करता है, ठीक है। ड्यूरिंग फाइल असेंबली पीरियड स्टैंडर्ड कहता है सारी करते हैं, सारी फर्म चेंजेस आप भी कर लो, लेकिन इसमें चेंजेस कौन कौन सी करनी है ये ध्यान में रखो। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करनी है, एक्सेप्शनल ना कर देना। कौन सी करनी है? एडमिनिस्ट्रेटिव। एक्सेप्शनल ना कर देना, यानी नए प्रोसीजर ना परफॉर्म कर देना। अब आप पूछे सर एक्सेप्शनल की एग्जांपल तो सर आपने बता दी हमें, एडमिनिस्ट्रेटिव की भी एग्जांपल बता दे। बोले कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बता दो, एक्सेप्शनल की बड़ा याद करनी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव की भी याद कर लेंगे। क्या है एक्सेप्शनल की एग्जांपल? कैसे केस स्टडी में उसने एक्सेप्शन का वर्ड अगर इस्तेमाल नहीं किया तो कैसे पता चलेगा एक्सेप्शनल? हाँ शाबाश, सब्सिक्वेंट इवेंट और मिस स्टेटमेंट, शाबाश भाई, ठीक है, सही बताया। अगला कंसेप्ट अनलॉक हो गया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज पहला। अच्छा, आपने ये ध्यान में रखना है एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस में कोई एक्सेप्शन तो मैंने मिक्स नहीं कर दी, ये ध्यान रखिएगा। पहली एग्जांपल, डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन सुपरसीडेड। हाँ, क्योंकि अगर डिलीटिंग और डिस्कार्डेड डॉक्यूमेंटेशन होता ना, आप फौरन मुझे रोक रहे, कहते सर स्टैंडर्ड की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। स्टैंडर्ड तो कहता है रिटेंशन ऑफ वर्किंग पेपर आप डिलीट कर रहे हैं, तो मुझे आता है कि हाँ डिलीट कर सकता हूं, लेकिन वो पेपर नहीं जिसके ऊपर मेरा ओपिनियन बेस कर रहा है, वो पेपर जो सुपरसीडेड का मतलब है कैंसल्ड। बात ऐसा होता है ना, एग्जाम में भी आप करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, हाँ काटा लगा देते हैं, आधा घंटा उसके ऊपर लगा दिया सवाल, भाई नहीं समझ आ रहा तो छोड़ दो, कोई 1-2 नंबर दे देगा। क्रॉस लगा लेते हैं ना, हाँ क्रॉस लगा, जो गलत हो जाए चीज, तो प्रैक्टिस के दौरान में भी ऐसे हो सकता है कोई चीज गलत हो जाए, उसको डिलीट कर सकते हैं। याद है कि डिलीट किसको नहीं कर सकते, तो ये सुपरसीडेड को अंडरलाइन करें। अगर ये ना लिखा तो एग्जामिनर 0 देता, एग्जामिनर समझेगा आप मेन वर्किंग पेपर डिलीट कर रहे हैं, वो नहीं करने का। ये बात समझ आ गई? देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज है, एक्सेप्शनल तो नहीं है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। सॉर्टिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग। क्रॉस रेफरेंसिंग होता है पेज नंबर, वो आपने बताया था ना, हर पेज के ऊपर होता है। क्रॉस रेफरेंसिंग क्या होता है? पेज नंबर लगाना, पेज नंबर लगाना। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? तरतीब लगाना। पेज नंबर 56 ऊपर है, 26 नीचे है, तो टेक्निकली अगर आप देखें ना तो 26 को निकाल के 56 के ऊपर लगाना, ये भी चेंज है। अगर आपने कभी वर्ड में या ऑफिस की डॉक्यूमेंट्स में काम किया हो ना, तो आपने देखा होगा आप सिर्फ फाइल को ओपन करके क्लोज भी कर देना, कुछ भी ना करे, वो भी हिस्ट्री में लिख देता है लास्ट टाइम ओपन दिस, और उसमें एक नुक्ता भी ऐड कर लेना तो कहता है चेंज हो गया। पुराने जमाने में जब ये कंप्यूटर पेपर में चेंज करना आसान था, बैक डेट पे जाके जो मर्जी लिख ले, पकड़े जाने का खतरा नहीं होता था। अब जब ये कंसेप्ट ज्यादा अहम हो गया आजकल, अब आप फाइल चेंज करते हैं ना तो पूरी पता चल जाता है, हिस्ट्री होती है। सॉर्टिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग समझ आ गया? क्या ये एक्सेप्शनल नेचर का चेंज तो नहीं है? साइनिंग ऑफ कंप्लीशन चेकलिस्ट रिलेटेड टू फाइल असेंबली प्रोसेस। फाइल असेंबली के अंदर अगर आपको पता चला कोई हर पेज के ऊपर साइन करना होता है, साइन मींस वो क्या होता है, वो किसने प्रिपेयर किया, कब प्रिपेयर किया, तो वो ना साइन करते होते हैं, इनिशियल होते हैं बेसिकली, वो हर पेज पे करने होते हैं, ठीक है। वो हमारा क्लाइंट साथ में कोई हमारे सीनियर ने प्रिपेयर मैंने किया, जूनियर के पास तो खुला टाइम होता है, हर पेज के ऊपर कर दिया, सीनियर ने कहा मैं 450 सफा कैसे साइन करूंगा, फिर गैस कीजिए उसने क्या नतीजा निकाला, क्या स्टैम्प बनाए, उसने मुझे अपने साइन सिखाए। बिल्कुल ठीक है, बैठ जाओ, साइन ऑफ कर, अगर भूल गए हो तो अब साइन ऑफ कर सकते हैं। साइन ऑफ का एक और मतलब ही होता है, वो जानना जरूरी नहीं है, होता है एक चेकलिस्ट बनी होती है कि सारे जितने भी नेसेसरी प्रोसीजर आपने परफॉर्म कर लिए, कोई रह तो नहीं गया, उस चेकलिस्ट को हम टिक करते हैं, वो भी असेंबली पीरियड में कर सकते हैं, कंप्लीशन चेकलिस्ट उसको बोलते हैं। लेकिन आप साइन ऑफ के ऊपर ज्यादा जोर देना, कंप्लीशन चेकलिस्ट के ऊपर नहीं। सेंटेंस पूरा लिखना, याद पूरा करना, समझने के लिए जोर किसके ऊपर देना कि अगर किसी पेज के ऊपर साइन होने से रह गए हो तो कर दो साइन। देखिए प्रोसीजर नया परफॉर्म नहीं हो रहा, ऑलरेडी परफॉर्म प्रोसीजर के ऊपर साइन हो रहे हैं। डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस दैट आइटर हैज ऑब्टेन्ड बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्ट साइन हुई 20 को, क्लाइंट के साथ मीटिंग की थी 15 को, 25 को याद आया यार मीटिंग की थी, उसके मिनट्स तो लिखे ही नहीं। गैस करें आप मिनट लिख सकते हैं कि नहीं? क्या ये एक्सेप्शनल नहीं हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि पहले परफॉर्म कर चुके हैं, अब इसे डॉक्यूमेंट, हाँ मीटिंग ही बाद में हो और फिर उसको लिखे, वो एक्सेप्शन हो सकता था, उसमें न्यू प्रोसीजर कह सकते हैं। इसमें पूरी चारों एग्जांपल जो एडमिनिस्ट्रेटिव की है ना, देख लें कहीं पे भी न्यू प्रोसीजर नहीं है, समझ? क्योंकि न्यू प्रोसीजर कब परफॉर्म होता है? जब मिस स्टेटमेंट हो, सब्सिक्वेंट इवेंट सामने आ जाए, तब होता है। समझ रहे हैं? 2 एग्जांपल दी है एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस की, 4 एग्जांपल दी है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस की, और दोनों में फर्क रख रहे हैं। अब आगे चलें। एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस अगर फाइल असेंबली पीरियड में करनी है ना तो खुलेआम करो, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन अगर यही चेंजेस फाइल असेंबली पीरियड के बाद करनी है तो फिर भी रोक टोक कोई नहीं, लेकिन लिखना पड़ेगा स्पेसिफिक रीजन। पहले सोए हुए थे क्या? ड्यूरिंग फाइल असेंबली पीरियड क्यों नहीं है? एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज देखें, ये जो तीसरे वाली एग्जांपल अब आपको करवा रहा हूं ना, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज, लेकिन कब है? मुझे याद है वो फाइल सुपरसीड पेज डिलीट करना था,
मुझे याद है वो सॉर्टिंग क्रॉस रेफरेंसिंग करनी थी, मुझे याद है वो साइन ऑफ करना था, मुझे याद है वो डॉक्यूमेंट करने थे, लेकिन कब याद आया? है यही काम, लेकिन आया 60 दिन के बाद। तो क्या मैं कर सकता हूं? कर सकते, लेकिन अब आपको कुछ मजीद चीजें भी बतानी पड़ेंगी जो इधर नहीं बतानी थी। क्यों बतानी पड़ेगी? स्पेसिफिक रीजन फॉर मेकिंग चेंज। क्यों लेट हो गए? क्यों लेट हो गए? भूल गए थे। फिर किसने चेंज किया, कब किया, किसने रिव्यू किया? ये तो रूटीन की बात है। कुछ समझ आया? नहीं समझ आया, भूल गए, फिर से भूल गए। सबसे पहले एक कंसेप्ट, सबसे इस कंसेप्ट के साथ 3 स्टाइलिक मार्क लगाएं। एक्सेप्शन के साथ तो लगा ही चुके हैं ना, लेकिन ये पूरा है। ये कंसेप्ट डील की सिचुएशन से करता है। ऑडिट रिपोर्ट के बाद डॉक्यूमेंट्स में चेंज कर सकते हैं कि नहीं? तो अब ज़हन में रखिएगा, हम ऑडिट रिपोर्ट के बाद खड़े हैं। ऑडिट रिपोर्ट से पहले होना तो वो पिछले कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट क्या है? ऑडिट रिपोर्ट के बाद 3 कंसेप्ट है। नंबर 1, ऑडिट रिपोर्ट के बाद चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस हाँ 2 तरह। ये छोटा सा ट्री बना ले, शायद आपके काम आ जाए रिवीजन में। चेंजेस, ये सिर्फ लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 के लिए। चेंजेस पहले क्या लिख रहा हूं उधर? एक्सेप्शनल। अगर चेंज एक्सेप्शनल हो तो इधर आ जाना। एक्सेप्शनल कैसे पता चलेगा चेंज एक्सेप्शनल है? एक मिनट बोलेगा एक्सेप्शनल कैसे पता चलेगा? एक्सेप्शनल कैसे पता चलता है? वो गिर ना जाए बहन, कैसे पता चलेगा एक्सेप्शनल है? मिस स्टेटमेंट या सब्सिक्वेंट इवेंट। और दूसरा चेंज कौन सी होगी? सबसे पहले आपने केस स्टडी में देखना है कि ये आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट वाला है कि नहीं। आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट है ना, पूरे ऑडिट में ऑडिट रिपोर्ट के बाद वाला कंसेप्ट 2 ही जगह पे डिस्कस हुआ है, एक सब्सिक्वेंट इवेंट में, एक डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, तो डेट से पता चल जाए। अगर कहना ऑडिट रिपोर्ट के बाद तो समझते हैं यहां ये कंसेप्ट है या सब्सिक्वेंट इवेंट है। डेट से पता चल गया ऑडिट रिपोर्ट के बाद हुआ हुआ है। दूसरी चीज क्या देखनी है? एक्सेप्शन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव है? एक्सेप्शन है तो उधर आ जाना। क्या था प्रोसीजर, बताओ क्या परफॉर्म किया, एविडेंस क्या ऑब्टेन किया, कंक्लूजन, फिर स्पेसिफिक रीजन मेकिंग चेंज, किसने रिव्यू किया, कब किया, किसने प्रिपेयर किया, कब किया। एडमिनिस्ट्रेटिव है तो फिर एक और चीज देखनी आगे, क्या? ड्यूरिंग फाइल असेंबली। फाइल असेंबली जैसे गाड़ी असेंबल करते हैं ना, सिर्फ फाइल को असेंबल के सीधा बदल कर दिया। और आफ्टर फाइल असेंबली, ड्यूरिंग फाइल असेंबली पीरियड और आफ्टर फाइल असेंबली पीरियड। ये 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे, सही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्लियर? तो एग्जाम में उसने कहा जी एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस है ड्यूरिंग फाइल असेंबली पीरियड, क्या करना है? पहुंच जाएंगे इधर। अगर कहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट रिपोर्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की चेंजेस है आफ्टर फाइल असेंबली पीरियड, पहुंच जाएंगे। अगर कहे आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट चेंजेस हैं एक्सेप्शनल, पहुंच जाएंगे। अच्छा, और अगर कहे ऑडिट रिपोर्ट के बाद चेंजेस हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, दोनों लिखेंगे। कौन बोला दोनों लिखेंगे? शाबाश, दोनों लिखेंगे, क्योंकि उसने नहीं बोला। आखिरी सवाल, अगर सही जवाब दे दिया तो छुट्टी, यही छुट्टी, आप भी गए जाते। अगर उसने कहा ऑडिट रिपोर्ट के बाद डॉक्यूमेंट्स में चेंज हुआ, कमेंट करें, ये पकड़। अगर उसने कहा ऑडिट रिपोर्ट के बाद डॉक्यूमेंट्स में चेंज हुआ, क्या लिखेंगे? इफ करके तीनों, शाबाश। अगर उसने कहा ऑडिट रिपोर्ट के बाद चेंज हुआ डॉक्यूमेंट्स में, कुछ नहीं बताया एक्सेप्शनल है कि एडमिनिस्ट्रेटिव है, नहीं बताया बिफोर फाइल असेंबली की आफ्टर फाइल असेंबली, क्या करेंगे? इफ करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बातों को मैंने आपको गोइंग में भी बताई थी कि उसने अगर नहीं बताया, इवन या कंडीशन बता दिया, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है, नहीं बताया एप्रोप्रिएट कि नॉट एप्रोप्रिएट, सारी चीजें बतानी। ये बात मैंने आपको सब्सिक्वेंट इवेंट में भी बतानी है कि अगर उसने क्वेश्चन में कहा सब्सिक्वेंट इवेंट है, ये नहीं बताया मैनेजमेंट ने करेक्ट किया है या नहीं किया, तो दूसरी करके दोनों अगर मैनेजमेंट करेक्ट करेगी तो ये नहीं करेक्ट करेगी तो ये छुट्टी। ठीक है भाई, समझ आ गया? कहे तो थोड़ा सा टाइम रिवीजन हो जाए, कर लेंगे। केस स्टडी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आने आपने, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन है सिर्फ, ज्यादा नहीं। कल आना है 12 बजे इंशाल्लाह, 12 बजे शुरू का, 12 से 3 बजे का टाइम। घर वालों को कहना है 3 बजे तक क्लास होगी, लेकिन 3:30 बजे आपको लेने आए। क्लास 3 बजे, लेकिन आपको कितने बजे लेने आना है? 3:30। दरमियान में नमाज की ब्रेक भी तो होनी है। हाँ जी, लेक्चर अपलोड इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह, लेक्चर अपलोड हो जाएगा। और बताएं, और करें फरमाइश। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं, मैं इसीलिए खत्म कर रहा हूँ लेक्चर यहाँ पे। अल्लाह हाफिज़।